दलित समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यात्रा इतिहास के सबसे संवेदनशील और संघर्षपूर्ण अध्यायों में से एक है। सदियों के शोषण, असमानता और हाशिए पर धकेले जाने के दर्द को सहते हुए इस समाज ने अपने अधिकारों की लड़ाई बेहद मजबूती से लड़ी है। भारतीय लोकतंत्र में जब भी किसी वर्ग के साथ अन्याय होता है तो विरोध प्रदर्शन और असंतोष का प्रकटीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में दलित समाज पर हुए अत्याचारों, जैसे कि मेरठ की घटना या अन्य क्षेत्रों में हुई हिंसा के बाद समाज के भीतर एक गहरा आक्रोश और उबाल देखा गया। इस उबाल का नतीजा अक्सर सड़कों पर बड़े विरोध प्रदर्शनों, चक्का जाम और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में हिंसक झड़पों के रूप में सामने आता है। ऐसे माहौल में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत कई विचारकों और समाज सुधारकों ने दलित समाज को एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सलाह दी है। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करने से बचें और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक रास्तों को अपनाएं। ये सलाह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये दलित आंदोलन के भविष्य, उसकी दिशा और उसकी सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता और रणनीतिक सोच का परिणाम है। जब भी कोई आंदोलन हिंसक रूप अख्तियार करता है तो उसका सबसे पहला और सीधा नुकसान उसी समाज के युवाओं और गरीब परिवारों को उठाना पड़ता है जो उस आंदोलन का हिस्सा होते हैं। हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचना, पुलिस के साथ झड़पें होना और उसके बाद बड़े पैमाने पर मुकदमों का दर्ज होना एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें फंसकर कई होनहार युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। एक बार जब किसी युवा पर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो उसके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है और उसका पूरा परिवार कानूनी लड़ाइयों के आर्थिक बोझ तले दब जाता है। शोषित और वंचित समाज के लिए शिक्षा और आर्थिक स्थिरता ही आगे बढ़ने के सबसे बड़े हथियार हैं। ऐसे में हिंसक प्रदर्शनों के कारण पैदा होने वाली कानूनी पेचीदगियां समाज को सशक्त करने के बजाय उसे और पीछे धकेल देती हैं। इसलिए भावनाओं के आवेग में आकर सड़कों पर उतरना और कानून हाथ में लेना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त हिंसक प्रदर्शनों का एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक नुकसान ये होता है कि मुख्यधारा का मीडिया और विरोधी ताकतें आंदोलन के मूल मुद्दे को भटकाने में सफल हो जाती हैं। जब किसी वास्तविक अन्याय या अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू होता है तो पूरी सहानुभूति और नैतिक समर्थन पीड़ित पक्ष के साथ होता है। लेकिन जैसे ही उस आंदोलन में पथराव, आगजनी या हिंसा का प्रवेश होता है, वैसे ही पूरी चर्चा पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय कानून व्यवस्था के संकट पर केंद्रित हो जाती है। विरोधी तत्वों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि ये समाज अराजकता फैला रहा है, जिससे समाज की छवि को ठेस पहुंचती है। इस तरह जो न्याय पाने की वास्तविक मांग थी वो हिंसा के शोर में कहीं दबकर रह जाती है। न्याय की इस लड़ाई को तार्किक और वैधानिक बनाए रखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि विरोध का तरीका पूरी तरह से शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि देश के सबसे कमज़ोर और शोषित वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी हथियार या हिंसा की ज़रूरत न पड़े। उन्होंने दलित समाज को वोट की ताकत के रूप में एक ऐसी मास्टर की सत्ता की चाबी सौंपी थी जिसके जरिए वे बिना एक भी बूंद खून बहाए देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। बाबा साहेब का स्पष्ट मानना था कि लोकतंत्र में असली ताकत कानून और संसद के भीतर होती है। उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यहाँ संघर्ष का अर्थ लाठियाँ उठाना या सड़कें जाम करना नहीं था, बल्कि वैचारिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से खुद को इतना मजबूत करना था कि शोषक वर्ग को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े। जब समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, कानून की बारीकियों को समझेगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल संगठित होकर करेगा, तो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था खुद ब खुद उनके सामने झुकने के लिए विवश होगी। वर्तमान समय में दलित समाज के सामने कई नई चुनौतियां हैं, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, रोजगार के अवसरों की कमी हो या फिर सामाजिक स्तर पर होने वाला भेदभाव। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सड़कों पर चिल्लाने या पत्थरबाजी करने के बजाय अदालतों, विधानसभाओं और संसद के भीतर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लंबी और थकाऊ जरूर हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम स्थायी और सुरक्षित होते हैं। जब एक दलित युवा पढ़ लिखकर वकील, जज, प्रशासनिक अधिकारी या नेता बनता है तो वो पूरी व्यवस्था के भीतर बैठकर अपने समाज के लिए काम कर सकता है। वो एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करता है जिसे कोई भी हिंसक आंदोलन कभी हासिल नहीं कर सकता। व्यवस्था के भीतर पहुंचना ही असली सशक्तिकरण है और इस सशक्तिकरण का रास्ता केवल और केवल शिक्षा और शांतिपूर्ण राजनीतिक संगठन से होकर गुजरता है। सड़कों पर होने वाले हिंसक प्रदर्शनों से बचने की सलाह देने का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये समाज को आंतरिक रूप से बिखरने से बचाता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए दलित युवाओं की भावनाओं को भड़काते हैं और उन्हें आगे कर देते हैं। जब स्थिति बिगड़ती है तो वे नेता सुरक्षित पीछे हट जाते हैं और आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस तरह के बहकावे से बचने के लिए समाज के भीतर एक मजबूत वैचारिक चेतना की आवश्यकता है। युवाओं को ये समझना होगा कि उनका गुस्सा और उनका आक्रोश बेहद कीमती है।
और इसे सड़कों पर बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपने समाज के उत्थान में लगाना चाहिए। जब समाज का युवा वर्ग अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा तो वो न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अंततः दलित समाज को अपनी ऐतिहासिक लड़ाइयों और बाबा साहेब के आदर्शों को याद रखते हुए संयम, अनुशासन और दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। हिंसा कभी भी न्याय का जरिया नहीं हो सकती, वो केवल नए विवादों और दमन को जन्म देती है। यदि समाज को सच में आत्मसम्मान और समानता का अधिकार चाहिए तो उसे अपनी राजनीतिक चेतना को और अधिक धारदार बनाना होगा। किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना, प्रशासन पर संवैधानिक तरीकों से दबाव बनाना और चुनाव के समय अपने वोट की ताकत से विरोधी ताकतों को करारा जवाब देना ही सबसे प्रभावी रणनीति है। जब शोषित वर्ग पूरी तरह संगठित होकर शांति और कानून के दायरे में रहकर अपने हक का दावा करेगा, तभी एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। सड़कों का उन्माद क्षणिक हो सकता है, लेकिन संविधान और कानून के रास्ते पर चलकर हासिल की गई जीत हमेशा अमर और अपरिवर्तनीय रहती है।